आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस थोड़ी ही सुनने वालों को चंचल वर्मा का और मंदाकिनी जी जोशी का नमस्कार। कैसी हैं मंदाकिनी जी? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और कुछ मुंबई का जो मौसम है वो थोड़ा सा खुशगवार हो रहा है, मतलब गर्मी से राहत मिल रही है। हालांकि देश के सभी हिस्सों में ऐसा नहीं होगा, हम जानते हैं। कहीं बारिश ने दस्तक दी है, कहीं अभी तक बहुत अनुपात में वृक्ष काटे जाते हैं, उस अनुपात में वृक्ष रोपे नहीं जाते हैं। अगर रोप भी दिए गए तो उनको बढ़ने का जो मौका मिलना चाहिए, उनको जो पोषण मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही कहा चंचल। और एक बात और है कि ये एक दिन का काम नहीं है। हमने कितने समय से प्रकृति का दोहन किया है, तो उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं ना। आपने देखा होगा कई बार पहाड़ी एरिया में हम जब देखते हैं कि जंगल में आग लग गई है तो पूरे के पूरे जंगल खत्म हो जाते हैं, तो उसके दुष्परिणाम भी तो हमें भुगतने पड़ते हैं ना। और लगे हैं या आप जाएंगे तो कब से जाएंगे? और जाने से पहले जो पहली बार स्कूल जा रहे हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं जिन्हें अभी तक स्कूल का कोई अनुभव नहीं है, उनके लिए किस तरह की तैयारी आपने की है या करनी चाहिए, इसके बारे में जरूर हमारे श्रोता में बताएंगे। बिल्कुल सही कहा चंचल। ये सेगमेंट हम हमारे श्रोताओं को सौंपते हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और हल्की फुल्की सी बातें होंगी बस इस बारे में। बहुत ऐसी कोई क्लिष्ट भाषा में या कोई बहुत साहित्यिक भाषा में अपनी बात नहीं कहनी है, क्योंकि हमारी बात का विषय ही यही है, हल्की फुल्की बात। गृहिणी कैसे सुबह उठती है और किस तरह से बच्चों की चिंता करती है, क्या क्या वो खाने में रोज नए प्रयोग करती है कि बच्चा हेल्दी खाना भी खा ले और बच्चे का पेट भी भर जाए। तो ये सारी बातें वो लिख सकते हैं कि किस तरह से नन्हे मुन्नों का वो ध्यान रख रही हैं, है ना। और इसके अलावा आप क्या बात करना चाहेंगी? आज मंगलवार का दिन है तो एक विश्व विरासत स्थल की हम बात करते हैं। इसमें बात होगी आज मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। और आज है दिन जो बलिदान दिवस है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। अच्छा, ठीक है। तो आज हम वीरांगना लक्ष्मीबाई पर बात करने वाले हैं जी। तो हमारे श्रोता भी तैयार रहें, हमारी बातों को सुने और अपने विचार प्रकट करें। वैसे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने विचार हमें दिए हैं। हाँ, हम तक पहुंच रहे हैं विचार, और विचारों का इंतजार हमें और भी है, उनके बहुत सारे कमेंट्स का इंतजार कर रहे हैं। तब तक हमें गीत सुन लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन विश्व जो मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस पर हम बात करने वाले हैं, इस गीत के बाद हमारे श्रोता क्या सोचते हैं वो भी बताएं जी। और मन तो चंचल हो गया है लेकिन हमारे जो विषय है वो गंभीर भी है और उन पर हमें गंभीर होना पड़ेगा। ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस पर। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस जो है ये 17 जून पर विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और इस दिन को भूमि को बहाल करने और जलवायु के जो प्रभाव होते हैं उससे लड़ने के लिए जो भी कार्यवाही की जाती है उन पर ध्यान दिया जाता है। और सूखे की जो समस्या है इसे समाधान के लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, इस पे बात होती है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1994 में इस दिन को मनाने के बारे में घोषणा की गई थी। और हर साल 17 जून को जो ये दिन मनाया जाता है, भूमि की जो क्षति हो रही है उसके महत्वपूर्ण मुद्दे दुनिया भर में उठाए जाते हैं और जागरूकता बढ़े लोगों में, इसीलिए इस दिन को स्थापित किया गया। और बहुत सारे आयोजन इस दिन किए जाते हैं क्योंकि जो भूमि बंजर होती जा रही है तो भविष्य के लिए उसकी रक्षा कर सके और उसे हम बहाल कर सकें, इस बारे में बात होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बहुत जरूरी विषय भी है क्योंकि हम भूमि पर रहते हैं और भूमि की ही कदर नहीं करते हैं। जी, है ना। जो हमारी पृथ्वी है उसी की कदर हम नहीं करते हैं। तो ये बहुत जरूरी हो गया है कि किस तरह से आज के दिन की इस संदेश को हम समझें। और इसीलिए जो थीम बनाई गई है इस बार पर जोर देती है कि भूमि की बहाली न केवल एक पारिस्थितिकी की जरूरत है बल्कि खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा और जलवायु लचीलेपन के लिए भी बहुत जरूरी है। हाँ, तो थीम है भूमि को पुनः स्थापित करें, अवसरों को अनलॉक करें। बिल्कुल ये है। और मरुस्थलीकरण का जो मतलब है सूखा पड़ना, और ऐसे क्षेत्र सूखे से भूमि की धीरे धीरे होने वाली क्षति से है जो जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों सहित कई कारणों से होती है। तो चंचल, इसे आसान तरीके से समझें तो इसका मतलब है कि रेगिस्तानों का शाब्दिक विस्तार नहीं बल्कि इसके बजाय ये मिट्टी के कटाव, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई, शहरी फैलाव और अस्थिर खेती के कारण भूमि की उत्पादक क्षमता में गिरावट के बारे में है। हाँ, तो जो वनों की जो कटाई हो रही है उससे जो मिट्टी की संरचना है वो कमजोर हो जाती है और कटाव जो है मिट्टी का उसकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खेतों में जरूरत से अधिक मतलब रसायन डाले जाते हैं, बहुत ज्यादा खेती की जा रही है, जितनी उसकी उपयोगिता नहीं उससे ज्यादा खेती की जाती है, तो जमीन की उपयोगिता कम हो रही, वो खराब हो रही है। और
जो पशु हैं वो बहुत सारी वनस्पति को नष्ट कर देते हैं अगर ज़रूरत से ज़्यादा पशु चराने के लिए ज़मीन पर छोड़े जाते हैं। और जल संसाधनों का भी दोहन किया जा रहा है। इससे जल के स्रोतों में भी कमी आती है और जलवायु परिवर्तन जो हो रहे हैं इन दिनों वो भी मरुस्थलीकरण के कारणों में से एक है। और इससे खाद्य सुरक्षा, गरीबी, संघर्ष, बहुत सारी समस्या हैं जिनका सामना हमें करना पड़ता है। और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि छोटा सा अंतराल हम फिलहाल ले लेते हैं। जी। तो इस अंतराल के बाद फिर से स्वागत है सभी सखियों और सखाओं का। तो हम बात कर रहे थे विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा निवारण दिवस पर। तो चंचल, बात चल रही थी कि भारत में भी जो मरुस्थलीकरण की जो समस्या है वो कृषि और ग्रामीण आजीविका के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है। राजस्थान की बात करें या गुजरात की, महाराष्ट्र की, तेलंगाना की, ऐसे कुछ राज्य हैं गंभीर रूप से इससे प्रभावित हुए हैं और इसके समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जा रहे हैं और कार्य योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। बिल्कुल, ये सारी बातें जो हम अभी बता रहे हैं, हमारे जो श्रोता हैं वो भी हमें लिखकर भेज रहे हैं कि मरुस्थलीकरण किस दिन इसकी स्थापना की है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने और क्यों मनाया जाता है, क्या इसकी उपयोगिता है, ये सारी बातें हमें श्रोता भी लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बताइए कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए अधिक से अधिक जो है हमें वृक्षारोपण करना चाहिए और वनों का विस्तार करना भी बहुत जरूरी है। फसल चक्र का ध्यान रखते हुए जैविक खेती बहुत जरूरी है और जल संसाधनों का कुशल प्रबंधन बहुत जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है शिक्षा, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी। और इसीलिए मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए ये जो खास दिवस आज खास तरीके से मनाया जाता है ताकि मानवता और हमारी भूमि के स्वास्थ्य को हम सुरक्षित रख सके। बिल्कुल, तो जरूर हम सब अभी जब बारिश बरसेगी तो जरूर पेड़ लगाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा समय होता है जब पौधे अपनी जड़ को मजबूती से पकड़ लेते हैं। चंचल, बड़े प्यारे गीत आज चुन के लाई हो, रूठ न जाना तुमसे कहूँ तो। और अगर कोई रूठ जाए तो क्या करना चाहिए? भाई उसे किसी अच्छी जगह घुमाने ले जाओ जहाँ खूब सारी हरियाली हो। हाँ। तो जो रूठा है वो वैसे ही मान जाएगा। अच्छा, हाँ। तो मैं तुमसे रूठ गई हूँ, मुझे कहाँ ले जाओगी आज? चलो आपको हरियाली वाली जगह ले जाते हैं जहाँ खूब सारी मतलब कहते हैं ना, झरने, नदियाँ, पहाड़, जंगल। अच्छा। और वहाँ आपको मिलेंगे चहचहाते हुए पक्षी और गुर्राते हुए कुछ जानवर भी जो डरावने हो सकते हैं, लेकिन आप नजदीक से उन्हें अगर किसी एक्सपर्ट के साथ देखें तो इसका एक रोमांच अलग होता है। अरे वाह, तो यानी कि तुम मुझे मना के ही छोड़ने वाली हो, है ना? और ऐसी बहुत खूबसूरत जगह है मानस राष्ट्रीय उद्यान। अरे वाह, क्या बात है। तो भाई देखिए, अगर मैं आपसे पहले तो रूठी ही नहीं हूँ, अगर रूठ भी जाती तो मुझे पता था कि चंचल वहां ले जाके मुझे मना ही लेगी। तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हमसे कोई रूठा है तो उसे इतनी खूबसूरत जगह पे लेके जाओ कि उसका मन खुद ही प्रफुल्लित हो जाए। मानस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में की गई थी और मूल रूप से 1928 में एक खेल रिजर्व हुआ करता था। फिर 1974 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में बढ़ावा मिल गया। पश्चिमी असम में हिमालय की तलहटी में ये बना हुआ है और मानस राष्ट्रीय उद्यान एक शानदार जंगल है जो बहुत अनोखा और बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही कहा। ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, बायोस्फीयर हॉटस्पॉट और एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल और एक प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट रिजर्व होने के साथ साथ कई अन्य भूमिकाएं भी निभाता है। और ये जगह जो है चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का हिस्सा माना जाता है, जो भारत और भूटान के बीच हाथियों के प्रवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय गलियारे के रूप में भी काम करता है। लगभग 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए इस जंगल में व्यापक घास के मैदान हैं और बड़ी अनूठी प्राकृतिक सुंदरता है इसकी, जहाँ हरियाली है, अलग अलग वनस्पतियां हैं और अपने वन्य जीवों के लिए तो ये प्रसिद्ध है ही। पार्क में 20 से ज्यादा ऐसी दुर्लभ प्रजातियां हैं जो लगता है कि शायद अब नहीं रहेंगी अगर इनका संरक्षण नहीं किया गया। तो लेकिन बहुत जरूरी है और हो भी रहा है उनका संरक्षण, उनको ध्यान से रखा भी जा रहा है। दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक माने जाने वाले गोल्डन लगूर को पहली बार मानस में ही देखा गया था। और यहाँ पाए जाने वाले अन्य स्तनधारी है जैसे कि गैंडा, हाथी, बाघ, पिग्मी हॉग,
हिस्पिड और खरगोश, असमिया मैकॉक, रिसस मैकॉक, तेंदुआ, गोल्डन कैट, क्लाउडेड तेंदुआ, मछली पकड़ने वाली बिल्ली और तेंदुआ बिल्ली, जंगली बिल्ली, बड़ी भारतीय सिवेट, छोटी भारतीय सिवेट, कॉमन पॉम सिवेट और हिमालय पॉम सिवेट के साथ साथ बेंटू रोग, कॉमन नेवला, छोटा भारतीय नेवला, हिमालयी काला भालू, सुस्त भालू, गौर, जल भैंस, सांबर, हॉग हिरण, भौंकने वाला हिरण, दलदली हिरण और जंगली सुअर। हो, कितनी लंबी फहरिस्त है चंचल। हाँ, और यही फहरिस्त जब आपने हमें बताई ना, यही सारे नाम हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी लिखकर भेज रहे हैं कि कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो शायद बाहर तो आपको कहीं देखने ना मिले, लेकिन अगर आप मानस राष्ट्रीय उद्यान जाते हैं तो वहाँ जरूर करीब मिलती है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है गुवाहाटी से अगर आप जाएंगे तो लगभग 150 किलोमीटर की दूर पर बना हुआ है। और ये पार्क वन्य जीव जो उत्साही लोग होते हैं या जो प्रकृति प्रेमी हैं और जो रोमांच चाहने वाले लोग होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल एक आइडियल जगह है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ब्रह्मपुत्र के उत्तरी घाट के पास असम के बक्सा और चिरांग के जंगलों में बना हुआ एक वन्य जीव अभयारण्य है। और इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक क्षेत्र जो है वास्तविक रूप जो है इसका उसको बनाए रखना है। सबसे बड़ी बात यह है। और मानस नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटक जो है रोमांचकारी वन्यजीव सफारी का आनंद भी ले सकते हैं, जहां वे बहुत जानवरों की, विभिन्न प्रकार के जानवरों की दुर्लभ प्रजातियों को देख सकते हैं। और पार्क में कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां भी हैं जो इसे पक्षी देखने वालों के लिए एक स्वर्ग जैसा बना देती है। पार्क के बहुत सी जगह है जैसे कि जिनमें घना जंगल है, घास के मैदान हैं और नदी के किनारे के आवास भी हैं। और ये सभी जगह प्रकृति की फोटोग्राफी और अन्वेषण के लिए एक मनोरम स्थान प्रदान करती है। हमारे एक सुनने वाले ने लिखा है कि इस पार्क का नाम मानस नदी से लिया गया है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र की एक खास सहायक नदी है जो राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर गुजरती है और इसीलिए इसका नाम मानस राष्ट्रीय उद्यान पड़ा। बहुत अच्छी जानकारी है, तो जानकारी बहुत मिल रही है। लेकिन और यहाँ मैं बताना चाहूंगी चंचल कि कई तरह की सफारी गतिविधियां भी उपलब्ध होती हैं जहाँ पर्यटक के वन्य जीवों के नजारे का आनंद भी हम ले सकते हैं। पहले गीत का आनंद ले ले। गीत का आनंद कैसे लेंगे? अभी हमें एक अंतराल भी तो लेना है। पहले गीत का आनंद। ओहो, चलिए, लड़ाई में आप जीती। मंजरी जी, कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का। जी। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की आपकी भागीदारी, हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का स्वागत करते हैं चंचल। और मैं फिर से एक बार तुमसे नाराज हो गई हूँ। अब क्यों नाराज हो गई? भाई, आपको मंदाकिनी कहना था, आपने मंजरी क्यों कहा मुझे? यही देखने के लिए तो, आपको छेड़ने के लिए तो कहा था कि थोड़ा सा रूठ जाइए आप, तो आपको फिर से बनाने के लिए ले जाऊंगी मानस उद्यान। अच्छा, तो आप ये रूठने मनाने का खेल कर रही हैं लगातार। मुझे लगा कि आप मेरा नाम भूल गई हैं और आपने मंजरी को ज्यादा याद कर लिया है। भाई, आपको थोड़ा सा जब रूठ जाएंगे तभी तो मनाने में मजा आएगा ना। बिल्कुल सही कहा। तो हमारे श्रोता नहीं रूठ जाए, उनके जो संदेश हैं वो तो पढ़िए। जी, हमारे एक श्रोता ने बड़ी अच्छी जानकारी भेजी है इस उद्यान को लेते हुए। उन्होंने बताया है कि 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। मानस राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की तलहटी में बना है, जहां इसकी जैव विविधता और सुंदर परिदृश्य अद्वितीय हैं। ये 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट के तहत बाघ रिजर्व नेटवर्क में शामिल किए गए पहले रिजर्व में से एक है। बहुत अच्छी जानकारी दी है। और चूंकि हम बात कर रहे हैं आज मानस राष्ट्रीय उद्यान की, तो हम कह रहे थे कि यहाँ पर कई गतिविधियां उपलब्ध होती हैं और मानस राष्ट्रीय उद्यान में कई लोकप्रिय आकर्षण भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए उनका जिक्र कर लेते हैं चंचल। यहाँ पर वन्य जीव विश्राम है। मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के प्रमुख वन्य जीव आकर्षणों में से एक है और देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं। वन्य जीवों की सुंदरता को
देखने के लिए वो आते हैं और इन्हें बनाए रखने के लिए यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसे बनाए रखने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए जाते हैं ताकि जो पर्यटक आते हैं वो बढ़ते रहें। और नदी का जो विस्तार है वो दूर तक फैला हुआ है, घास के जो मैदान हैं वो बड़ी लंबाई में फैले हुए हैं। पर्यटकों को ये अपनी तरफ ये जो नज़ारे हैं ना खींच लेते हैं और ऐसा रोमांच पैदा करते हैं नए नज़ारे कि वहाँ जाने का जो आनंद है इसे तो अनुभव तभी कर सकते हैं जब आप वहाँ घूमने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा वहाँ पर हाथी सफारी है और ये जंगल के वनस्पतियों और जीवों को देखने के लिए बांसबाड़ी रेंज भी उपलब्ध है। तो मानस सिर्फ पशु पक्षियों को देखने के लिए नहीं है बल्कि बाघों को बहुत करीब से देखने के लिए भी, और नदी में राफ्टिंग करने और यहाँ के गाँव में घूमने के लिए भी बहुत मशहूर है। और इस पार्क को बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी दर्शाया गया है ताकि लुप्त हो रही दुर्लभ प्रजातियों के रखरखाव को बढ़ावा दिया जा सके। अब जैसे आपने हाथी की सफारी की बात की, ऐसे ही जीप की सफारी भी यहाँ पर होती है इस उद्यान में। तो देखने के लिए जो अन्य विकल्प हैं, जीप की सवारी आपको मिल जाएगी, लेकिन शर्त यही कि इसकी बुकिंग आपको पहले से करके जाना होगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। और मानस के जंगलों में जीप सफारी करना बहुत रोमांचकारी अनुभव हो सकता है जो पर्यटक आते हैं उनके लिए, क्योंकि खुली जो जिप्सी होती है इसमें एक बार में 6 पर्यटक बैठ सकते हैं और पर्यटकों को अनप्लग्ड हिस्सों में भी ये जिप्सी घुमाती है। यहाँ पर आपको सफारी, तेंदुए, और इस सफारी में तेंदुए हैं, हाथी, बाघ और 20 से भी ज़्यादा वन्य जीवों की जो प्रजातियां हैं उनको बिल्कुल रूबरू होने का आपको मौका मिलेगा। और सैर सपाटे के लिए जो समय है वो सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक आप जीप सफारी का आनंद ले सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। और राफ्टिंग की भी एक बहुत खूबसूरती यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि जो लोग साहसिक गतिविधियों के प्रेमी हैं, जो लोग चैलेंज को स्वीकार करना चाहते हैं और वो इस तरह की चीजों को पसंद करते हैं, तो साहसिक गतिविधियों के प्रेमियों के लिए मांथागुरी से मानस नदी पर लगभग 2.5 घंटे तक रिवर राफ्टिंग का आनंद भी लिया जा सकता है, जहाँ पक्षियों के साथ साथ जानवरों को भी देखा जा सकता है। तो ये जो खेल है ना, जैसे राफ्टिंग है, हाथी की सफारी है, ये जब आप अगर जाते हैं ऐसे उद्यानों में घूमने के लिए तो इनमें थोड़ा सा जोखिम से बचने के लिए जो एक्सपर्ट्स की टीम होती है आप उसी को हायर करके जाइए, पहले से बुकिंग कर लीजिए। कई बार जब बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं, भीड़ बहुत होती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते होंगे जो शायद ट्रेंड गाइड नहीं है या जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है वो इस चीज़ के लिए, और अगर आप उनके झांसे में आ जाएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए कोई जोखिम हो जाए। तो इन चीजों से सचेत और सावधान रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पर नदी है, जंगल है, जंगली जानवर है, इस तरह की जो है दुर्घटनाएं ऐसी ही जगहों पर कई बार घट भी जाती हैं। तो अति उत्साह में नहीं जाएं, उत्साह लेकर जाएं, लेकिन ध्यान से जाएं, है ना। तो मानस नेशनल पार्क में यात्रा करने का अगर आपका मन बन ही गया है तो साल भर में कभी भी आप जा सकते हैं, लेकिन अगर सबसे अच्छा समय चुनना है तो अक्टूबर से मार्च के महीने में आप जा सकते हैं। और इस समय के दौरान वहाँ मौसम बहुत सुंदर होता है और इस समय के दौरान ही पार्क में जीव जंतुओं का भी सबसे ज्यादा जमावड़ा भी होता है। तो भारी बारिश के कारण मानसून के मौसम में यहाँ आना मना है और गर्मियों में यहाँ जाना संभव है, तो लेकिन गर्मी और उमस भरा जो माहौल आपको परेशान कर देता है। बिल्कुल, अगर मजा लेना है तो मानसून को थोड़ा सा आप रुक जाइए, उसके बाद जाइएगा। अक्टूबर के बाद मार्च अप्रैल तक का बहुत अच्छा मौसम मिलेगा आपको। और जब भी ऐसी जगह पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, खासतौर पर अगर आप सफारी के लिए जा रहे हैं तो बुकिंग पहले से कर लीजिएगा। और उपलब्धता, क्योंकि हो सकता है ना कि जो सीजन का टाइम होता है वहाँ बहुत सीमित उपलब्धता होती है, तो बुकिंग कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आरामदायक कपड़े पहनकर जाइए जो वातावरण से मेल खाते हों, और फिर जूतों का चुनाव भी ऐसा करें कि आपको घूमने फिरने में दिक्कत ना आए। और क्योंकि ऐसी जगह पर कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, धूप बहुत हो सकती है, तो सनस्क्रीन, धूप का चश्मा, टोपी, कीटनाशक दवाएं, दर्द निवारक दवाएं, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें अगर आप साथ रखेंगे तो यात्रा में बहुत आसानी हो जाएगी रहेगी। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो फिर आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य पहले है। कई बार बच्चों की तबीयत खराब भी हो जाती है, तो अपने साथ एक किट रख ले, मेडिसिन जो कि मेडिकल किट है वो रखे जाइए, और पूरा ध्यान रखिए खाने पीने का और मौज मस्ती का। और कार्यक्रम में हमें ध्यान रखना ये होता है कि बातों के साथ साथ बीच बीच में गाने भी होते हैं। बिल्कुल, तो सुनते हैं ये तो गीत तो बहुत अच्छा था, हमने सुना। और आज क्योंकि हम याद कर रहे हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई को, आज उनका बलिदान दिवस है, झांसी की रानी के नाम से जिन्हें जाना जाता है, और महिला सशक्तिकरण का ये एक अतुलनीय उदाहरण है। बिल्कुल। और इनका आज बलिदान दिवस है। 1857 की जो क्रांति हुई, जो संग्राम हुआ, उसकी वो महान वीरांगना थी। और हम गर्व से ये कह सकते हैं कि भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए जो पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था
उसमें एक महिला भी बहुत बड़ी भागीदार रही थी। इस लड़ाई को अंग्रेज सिपाहियों के खिलाफ विद्रोह भी कहा जाता है। इस आंदोलन का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किया, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही नाक में दम करके रख दिया था अंग्रेजों के। बिल्कुल सही कहा चंचल। और अपने जीवन की आखिरी लड़ाई में वो आखिरी दिन पर वीरता की ऐसी अनोखी कहानी लिख गई जो सदियों तक याद की जाती है। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी और झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे दी। उनकी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उनकी वीरता की कहानी हर बच्चे की जुबानी सुनाई जाती है ताकि वो उनकी तरह साहसी और वीर बने। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मीबाई को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन। उनकी कुर्बानी को हम आज भी याद करते हैं। वो सब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं उन्हें याद करते हैं। वो हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत हैं। हम सभी महिलाओं के लिए रानी लक्ष्मीबाई के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी तरह देश के लिए कुछ बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटे कदम उठाकर भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। एक बार फिर से उनको पुण्यतिथि पर नमन। बिल्कुल सही लिखा हमारे श्रोताओं ने। और देखा जाए तो अपनी बेटियों को साहस और वीरता की कहानियां सुनानी चाहिए रानी लक्ष्मीबाई की, ताकि जो हमारी बेटियां हैं वो इसी तरह वीरता का वर्णन कर सकें। तो 19 नवंबर 1828 को रानी लक्ष्मीबाई का जन्म बनारस में रहने वाले एक मराठी परिवार में पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई के यहाँ हुआ था। और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और प्यार से सब उन्हें मनु बुलाते थे। जब वो 4 साल की थी तभी उनकी माँ का निधन हो गया था। 1842 में उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवलकर से हुआ। लक्ष्मीबाई ये नाम उनको शादी के बाद दिया गया था। विवाह के बाद जब उन्हें संतान हुई तो महज 4 महीने की छोटी सी आयु में ही उनके पुत्र का देहांत हो गया और शादी के 11 साल बाद उनके पति ने भी उनका साथ छोड़ दिया, मतलब उनका निधन हो गया। पति और बेटे को जब उन्होंने खो दिया तो लक्ष्मीबाई ने अपने साम्राज्य को वारिस देने के लिए महाराज गंगाधर के चचेरे भाई दामोदर को अपना दत्तक पुत्र बना लिया। और राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने झांसी पर कब्जा करने की कोशिश की, क्योंकि उनके कोई जीवित पुत्र नहीं था। तो अंग्रेजों ने उनके इस गोद में लिए हुए पुत्र दामोदर को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था और लक्ष्मीबाई के खिलाफ हो गए। उन्होंने झांसी का किला अंग्रेजी हुकूमत के हवाले करने को कहा और जब उन्होंने हवाले करने को कहा तो उन्होंने बात मानी नहीं और खुद ही झांसी की राजगद्दी संभाल ली। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। ब्रिटिश अधिकारी सर यूरोज के नेतृत्व में झांसी की घेराबंदी की गई और हमला कर दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने सेना का नेतृत्व किया और किलेबंदी की और मजबूत सेना का गठन भी किया। बिल्कुल। और झांसी की सेना ने अंग्रेजी सैनिकों का डट कर सामना किया, बहादुरी से लड़ाई लड़ी। रानी किसी तरह किले की सुरक्षा करती रही, लेकिन अंग्रेजों ने झांसी के किले पर भारी गोलाबारी कर दी और इसी तरह अंग्रेजी सेना ने किले में घुसपैठ की और अपना कब्जा कर लिया था। रानी अपने पुत्र दामोदर को बचाने के लिए किला छोड़कर तात्या टोपे और नाना साहब के पास उन्हें जाना पड़ा और लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को अपनी पीठ पर कसकर बांधा और बस घोड़े पर सवार होकर किले से कूदी और कालपी तक वो पहुंच गई। बिल्कुल। अंग्रेजों ने कालपी पर भी हमला कर दिया चंचल, और रानी को अपने साथियों के साथ वहां से भी भागना पड़ा था। वहां से रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे और राव साहब ग्वालियर पहुंचे। ग्वालियर पर भी अंग्रेजों ने हमला कर दिया तो रानी ने अंग्रेजों से सीधे आमने सामने लड़ाई की। और ये जिस लड़ाई की हम बात कर रहे हैं इसमें वो एक साधारण से सैनिक की वेशभूषा में थी। इस लड़ाई के दौरान रानी को गोली लग गई, काफी खून बह रहा था, लेकिन तलवार से भी उनके सर पर वार किए गए और इस लड़ाई में वो शहीद हो गई। वो वीरतापूर्वक लड़ती रहीं, लेकिन अंततः ग्वालियर के पास कोटा की सराय जहां ये युद्ध हो रहा था वहां वे वीरगति को प्राप्त हो गईं। बिल्कुल। तो रानी लक्ष्मीबाई को उनकी वीरता के लिए, उनके साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। उन्होंने झांसी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक महान नायिका बन गई। उन्होंने मर्दानी के रूप में भी अपना नाम रोशन किया। उन्हें मर्दानी के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि हाँ, तो बहुत ही जो है प्यारा गीत चंचल सुनवाया, बहुत ही क्लासिकल गीत था। और एक बात बताए, बैग, कार्टून वाले टिफिन बॉक्स, ये सब बच्चों के शौक बनते जा रहे हैं। ये हमारे श्रोता लिखकर भेज रहे हैं। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। और अब जैसे हमारे समय में हमें एक ज्योमेट्री मिल जाया करती थी, हम खुश हो जाते थे, लेकिन आजकल कई तरह की फैंसी ज्योमेट्रीज आ गई और बच्चे चाहते हैं तरह तरह की उनके बैग में ज्योमेट्री हो, बहुत सारी पेन हो, है ना, तो चीजें बदल गई हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नन्हे मुन्ने और स्कूल की तैयारी एक महत्वपूर्ण पड़ाव है जिसमें बच्चों को नई चीजें सीखने और अपने बच्चों को कौशल सिखाने का अवसर मिलता है। बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए माता पिता और शिक्षकों का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है और ये सच्चाई है, हमें इसके लिए प्रयास करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, तभी तो ये जो
तारे हैं ये आसमान में झिलमिलाएंगे और कहते हैं कि अब बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं या जिनके स्कूल अभी तक शुरू नहीं हुए होने वाले हैं, स्कूल में वो खूब एंजॉय करें और माता पिता भी उनका जो ये नया जो शुरू होने जा रहा है स्कूल की जो जीवन उनका, इसमें उनको पूरा सहयोग करें और वो भी खुशी खुशी बच्चों को भेजें। बिल्कुल चंचल सही कहा। और बच्चे चाहे छोटे हों बड़े हों, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चे शहर से बाहर पढ़ते हैं, तो माता पिता उनका भी ध्यान रखें, चिंता नहीं करें, बच्चों को बाहर पढ़ने भेजें और किसी आशंका से ग्रसित होकर बच्चों की कैरियर को पीछे की ओर नहीं ले जाएं, बल्कि नमस्कार। श्री पाठक।